अब हमने जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है वो हमारा है यूनिट नंबर 8, फंक्शंस एंड ग्राफ। सही है। यूनिट 8, इसमें हमने दो चीजें पढ़नी है, फंक्शन से बारे में पढ़ना है और ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे वो सारी चीजें सीखनी है। फंक्शंस एंड ग्राफ। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। सही है। फंक्शन बेटा याद रखो बिल्कुल मशीन की तरह होता है। जैसे आपके पास एक मशीन होती है, मशीन का क्या काम होता है? आप मशीन को क्या देते हो? इनपुट देते हो। मशीन को आपने इनपुट दिया और मशीन आपको क्या देती है? आउटपुट दे देती है। सही है। क्या मिल गया? इनपुट दिया मशीन को, आउटपुट मिल गया। इसी तरह फंक्शन में भी ऐसा ही होता है, फंक्शन में हम इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट दे देता है। सही है। अच्छा, तो फंक्शन जो होता है बेटा आपके पास वो कैसे लिखा हुआ होता है, किस तरह डिफाइंड हुआ हुआ होता है? पहले सिंपली एफ लिख दिया जाएगा, नेम ऑफ फंक्शन। एफ की जगह पे जी लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट यूज किया जा सकता है। सही है। तो ये आपके पास क्या है? नेम ऑफ फंक्शन है। फिर इसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक वेरिएबल। वो वेरिएबल होगा इनपुट। अगर ब्रैकेट में एक्स है तो एक्स क्या है? इनपुट है। एक्स क्या है? इनपुट। सही है। अगर वाई है तो आपके पास वाई इनपुट है, जेड है तो जेड इनपुट है। तो फंक्शन के नेम के साथ जो ब्रैकेट में वेरिएबल लिखा होता है दिस इज कॉल्ड एज इनपुट। सही है। फिर इक्वल टू के बाद फंक्शन डिफाइन कर दिया जाएगा। 2x - 5, ये एक फंक्शन डिफाइन कर दिया गया। सही है। तो इस क्या कहते हैं, फंक्शन के अंदर आपके पास जो एक्स वेरिएबल है दिस इज कॉल्ड एज इनपुट। और इनपुट का एक और नेम भी होता है, इनपुट को कहते हैं डोमेन। सही है। या फिर इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल होता है ये? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इनपुट तो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। तो एक्स अगर इनपुट है तो इसका मतलब है एक्स कौन सा वेरिएबल है आपके पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सही है। अच्छा, तो आपके पास ये जो आउटपुट है ये क्या है? एफ एक्स, दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट। ये एफ एक्स क्या है? एक्स इनपुट है और ये पूरा एफ एक्स क्या है? आउटपुट है। सही है। अगर फंक्शन का नेम जी एक्स करके लिखा हुआ हो तो जी एक्स क्या है? आउटपुट है। सही है। अगर एच एक्स लिखा है तो एच एक्स क्या है? आउटपुट है। सही है। अच्छा, तो ये जो एफ एक्स है ये बराबर होता है, इसको एक वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल के भी इक्वल लिखते हैं, कौन से? वाई के। सही है। तो याद रखो एफ एक्स हो, जी एक्स हो, एच एक्स हो, के एक्स हो, कोई भी है। सही है। नेम ऑफ फंक्शन ब्रैकेट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही किसके बराबर होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल के, क्योंकि ये आपके पास आउटपुट है, ये बराबर होता है वाई के। तो ये जो आउटपुट है इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो y है आपके पास ये डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर? x के ऊपर, तो इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अच्छा, अगर इनपुट को डोमेन कहते हैं तो फिर आउटपुट को क्या कहेंगे? रेंज कहते हैं। सही है। आउटपुट क्या होता है? रेंज होता है। सही है। अच्छा, तो ये चीज भी हो गई। अच्छा, ये तो बात हो गई फंक्शन की ना। फंक्शन में हम क्या है? इनपुट देंगे, हमें आउटपुट मिलेगा, जैसे मशीन में हम इनपुट देते हैं और मशीन हमें आउटपुट देती है। सही है। अच्छा, एक और तरीका भी है फंक्शन को समझने के लिए। सब उसके लिए आपको रिलेशन की तरफ जाना पड़ेगा। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? बाइनरी रिलेशन या सिंपली रिलेशन कह लो। बाइनरी रिलेशन या रिलेशन आपके पास क्या होता है? आपके पास कोई भी दो सेट से, एक ए 1 2 3, दूसरा B 4 5। सही है। दो सेट्स है आपके पास ए बी, आप इन दोनों सेट्स का क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट कर रहे हो। ए क्रॉस बी कर लो या बी क्रॉस ए कर लो, ये कहलाता क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। सही है। फ्रॉम, अगर ए पहले आ रहा है तो फ्रॉम ए टू बी होगा, और अगर बी पहले आ रहा है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बी टू ए होगा। सही है। हम्म। तो और इसका दूसरा नेम होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ये दो सेट्स के बिटवीन, या फिर आप इसको कहते हो दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी रिलेशन। ये क्या है? बाइनरी रिलेशन है या रिलेशन है। सही है। तो रिलेशन क्या होता है या बाइनरी रिलेशन क्या होता है? दो सेट्स के बिटवीन कार्टेशियन प्रोडक्ट। सही है। अच्छा, अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूँ तो ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये भी बाइनरी रिलेशन है, बट फर्क सिर्फ इतना सा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम
ए टू बी नहीं होगा बल्कि बी टू ए होगा, फ्रॉम बी टू ए। सही है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ए फ्रॉम है ना, हम एरो बनाएंगे, एक एरो बनाएंगे, एरो की हेड होती है और टेल होती है। सही है। तो आपके पास जो सेट पहले आ रहा है वो टेल की तरफ आएगा, और जो बाद में आएगा, क्रॉस के बाद आएगा, वो हेड पे आएगा। इसका मतलब है आपके पास ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। सही है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है बी पहले है, एरो की हेड पे ए है, तो इसका मतलब फंक्शन फ्रॉम बी टू ए है। सही है। सॉरी, रिलेशन फ्रॉम बी टू ए है। सही है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बी टू ए है। और फर्स्ट वाला है कार्टेशियन प्रोडक्ट या रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है। सही है। अच्छा, अभी होता कैसे है, एक क्रॉस बी अगर मैं निकाल लूँ, दिस इज कॉल्ड एज आर, रिलेशन को आर से लिखते हैं, ए क्रॉस बी कर लेते हैं, तो होगा क्या? ए आपके पास है 1 2 3, क्रॉस बी आपके पास है 4 5। अब इसमें होगा क्या कि आपके पास जो है वो वन के साथ क्या आएगा, 4, फिर वन किसके साथ आएगा, 5 के साथ। मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि जब भी आप दो सेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड फर्स्ट नंबर सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई किया नहीं जाता, लेकिन कैसे लिख दिया जाता है? जब भी आप दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो तो उसमें ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑर्डर पेयर्स। सही है। मतलब पॉइंट्स, ऑर्डर पेयर्स को आप कह सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट। सही है, पॉइंट बनता है, ऑर्डर पेयर बनता है। तो ये तो आपके पास ये जो पॉइंट होता है, जो ऑर्डर पेयर होता है, पॉइंट कह लो या ऑर्डर पेयर कह लो। तो इसमें आपके पास जो है वो क्या होता है, कॉमे से पहले एक नंबर होता है जिसको एक्स कहते हैं, और कॉमे के बाद एक नंबर होता है वो वाई होता है। सही है। और इन दोनों को इनक्लोज किया जाता है राउंड ब्रैकेट से। सही है। इसको पॉइंट कह लो या ऑर्डर पेयर कह लो। ऑर्डर पेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक्स और वाई की पोजीशन, ऑर्डर चेंज नहीं होता। वाई एक्स की जगह पे नहीं जाएगा, एक्स वाई की जगह पे नहीं जाएगा। तो ये इसमें ऑर्डर कांस्टेंट रहता है, ऑर्डर चेंज नहीं होता। और दो है आपके पास कोऑर्डिनेट, दो नंबर्स होते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई, तो इसको इसलिए पेयर कहते हैं। सही है। तो ये ऑर्डर पेयर हो गया। कॉमे से पहले वाला एक्स है, कॉमे के बाद वाला वाई है। आपको पता है एक्स क्या होता है, इनपुट होता है या डोमेन होता है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वाई क्या होता है, आउटपुट होता है या रेंज या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सही है। तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर पेयर्स बनेंगे ऐसे। तो आपके पास 1 4, वन 4 के साथ आ गया, फिर 1 5 के साथ आ जाएगा, 1 5। फिर इसके बाद आपके पास 2 की बारी है, 2 4, फिर 2 5, फिर 3 4, फिर 3 5। सही। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये एक रिलेशन बन गया, ए क्रॉस बी। सही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी का एक रिलेशन बन गया। सही है, बाइनरी, इसको बाइनरी रिलेशन कह लो या सिंपली रिलेशन कह लो। सही। अच्छा, अगर आप बी क्रॉस से निकालते तो क्या होता, 4 और 5 जो है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी निकाला आपने, रिलेशन बनाया ए क्रॉस बी, तो ए वाला जो सेट है वो डोमेन है। सही है। डोमेन में 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या 3 आ रहा है। सही है। तो ए वाला सेट डोमेन के तौर पे बिहेव कर रहा है, और बी वाला सेट जो है वो आपके पास वाई वाली वैल्यू में आ रहा है। तो ये आउटपुट में आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल में आ रहा है, 4 और 5। तो बी वाला जो आपके पास सेट था वो क्या था, रेंज थी। सही है। अगर आपने ए क्रॉस बी निकाला तो ए डोमेन बी रेंज, बी क्रॉस ए निकालोगे तो रिवर्स हो जाएगा, बी आपके पास क्या हो जाएगा, डोमेन, और ए क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपके पास ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। सही है। चलो, इसके बाद अब हमारे पास जो है वो फंक्शन क्या है, फंक्शन बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है। तो ये रिलेशन की एक स्पेशल टाइप को क्या कहते हैं, फंक्शन। फंक्शन में आपके पास क्या होता है, जैसे रिलेशन में क्या है, आपके पास जो डोमेन वाली वैल्यू है, एक्स वाली जो वैल्यू है, वो रिपीट भी हो रही है। सही है। अगर एक्स वाली वैल्यूज रिपीट नहीं होती तो इसका मतलब वो रिलेशन क्या बन गया है, फंक्शन बन गया है। फंक्शन में क्या होता है आपके पास, जैसे आप इधर देखो, ये रिलेशन के अंदर 1 4 आ रहा है, तो डोमेन वाली जो वैल्यू है उसमें 1 है। इसी तरह 1 5, 1 दो मरतबा आ गया तो ये रिलेशन है। 2 दो मरतबा आ गया, 3 दो मरतबा आ गया। सही है। तो ये क्या है, आपके पास रिलेशन है। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता, फंक्शन में एक्स वाली वैल्यूज डोमेन रिपीट नहीं होता। फंक्शन के अंदर आपके पास जो है वो डिफरेंट डोमेन्स होते हैं। फंक्शन में डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स होते हैं। सही है? या डिफरेंट इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स डोमेन सेम नहीं होते। तो आपके पास फंक्शन एफ इक्वल टू, अगर आपके पास दो सेट है, एक ए दूसरा बी,
फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, जैसे रिलेशन में होता है ना फ्रॉम ए टू बी, तो फंक्शन में भी ऐसा होता है कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए। सही है। तो आपके पास जो है वो अगर हम दो सेट ले लेते हैं इधर, एक सेट मैंने ए ले लिया, 1 2 3 4, दूसरा सेट मैंने बी ले लिया, 3 5 7। नहीं, तो अगर हमने फंक्शन बनाना है फ्रॉम ए टू बी, तो फिर इसमें क्या होगा, आपके पास जो है वो ए वाला ए टू बी है, तो इसका मतलब ए डोमेन है, और बी वाला जो सेट है वो रेंज के तौर पे काम करेगा। सही है। बट ए वाला जो सेट है वो डोमेन होगा अगर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, और अगर फ्रॉम बी टू ए होगा तो फिर रिवर्स हो जाएगा, फिर बी वाला सेट आपके पास डोमेन बन जाएगा। सही है? अच्छा, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, डोमेन कौन सा है, ए वाला सेट। तो ए वाले सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1 है 2 है 3 है 4 है, टोटल 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फंक्शन के अंदर कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, 4। जितने डोमेन में एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर्स भी उतने ही बनेंगे, ना उससे ज्यादा बन सकते हैं ना उससे कम बन सकते हैं। सही है। अगर आपने ज्यादा डोमेन ऑर्डर पेयर्स बना दिए तो इसका मतलब डोमेन की वैल्यू रिपीट हो गई, डोमेन की वैल्यू चेंज नहीं है, डिफरेंट नहीं है, तो फिर वो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन है। अगर आपने उससे कम ऑर्डर पेयर्स बना दिए तो इसका मतलब आपने एक इनपुट यूज ही नहीं किया, तो भी वो फंक्शन नहीं होगा। सही है। तो 4 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। सही है। और आपके पास जो है वो डोमेन में एक मर्तबा 1 वैल्यू आएगी, दूसरी मर्तबा 2, फिर 3 और फिर 4। अच्छा, फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं है कि रेंज रिपीट नहीं हो सकती, डोमेन रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन रेंज रिपीट हो सकती है, और रिलेशन में तो दोनों रिपीट हो सकते हैं। सही। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो रेंज जो है वो इधर क्या कहते हैं, सिर्फ आप 3 भी ले सकते हो, हर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा हो आपका, ऐसा भी फंक्शन पॉसिबल है। सही है। हाँ, 3 आ गया। या फिर आप जो है वो दो रेंज की वैल्यू यूज कर लो, बी वाले सेट के दो एलिमेंट्स रेंज के तौर पे यूज कर लो, 3 5, या 3 5 7, तीनों यूज कर लो, आपकी मर्जी है। सही है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। और थर्ड लास्ट वाले को आप तीनों में से कोई भी एलिमेंट दे सकते हो, 7 दे दिया, 5 दे दो, 3 दे दो। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन के अंदर डोमेन चेंज होता है, डोमेन डिफरेंट होता है, रिपीट नहीं होता, बट रेंज रिपीट हो सकती है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो ये हो गया आपके पास फंक्शन। अच्छा, फंक्शन में ना एक चीज और होती है, आपके पास दो सेट्स के बिटवीन का फंक्शन है, फ्रॉम ए टू बी है, तो ए वाला जो सेट है, फ्रॉम वाला जो सेट है, दिस इज कॉल्ड एज, जो ए था इधर क्या था आपके पास, डोमेन। सही है। लेकिन जो आपके पास एक और सेट है बी, वो क्या होता है, वो को डोमेन है। को आपके पास जो 2 वाला सेट होता है फंक्शन में, वो कौन सा होता है, रिलेशन में नहीं होता, ये फंक्शन में होता है। सही है। ए वाला मतलब ए क्रॉस बी है, तो क्रॉस से पहले वाला आपके पास जो सेट है, सही है, वो डोमेन है। सही है। या फिर फ्रॉम ए टू बी में जो फ्रॉम वाला सेट है वो ए है, और जो क्रॉस के बाद वाला या जो 2 वाला सेट है वो को डोमेन है। और रेंज भी कहाँ से बनती है, को डोमेन से ही बनती है। याद रखो, फंक्शन के अंदर रेंज जो है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कोड डोमेन का। क्या होता है, किसका सबसेट होता है, कोड डोमेन का सही है। प्रॉपर में क्या होता है, आपको पता है कि अगर कोई भी सेट है, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, आप वही उस 4 एलिमेंट्स में से चारों एलिमेंट्स को यूज करते हुए एक और सेट बना दो, तो जो नया सेट बनेगा वो प्रीवियस सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। सही है। सारे एलिमेंट्स यूज किए उसके, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है। सही है। अच्छा, अगर मैं क्या करूँ, एक सेट है, मैंने दूसरा सेट बनाया, फर्स्ट सेट में 4 एलिमेंट्स है, सेकंड सेट में मेरे पास 3 एलिमेंट, तो मैंने क्या किया, उसमें से कुछ 3 एलिमेंट्स लिए, एक एलिमेंट नहीं लिया, या दो ले लिया, या एक ही ले लिया, कम से कम भी एक एलिमेंट में छोड़ आओ। तो अब क्या है, जो नया सेट है वो प्रीवियस सेट का सबसेट जरूर है, लेकिन प्रॉपर है, इम्प्रॉपर नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोई भी नया सेट बनाओ किसी सेट के एलिमेंट्स को यूज करते हुए, तो वो जो नया सेट होता है वो प्रीवियस सेट का क्या होता है, सबसेट। अगर सारे एलिमेंट यूज करोगे तो इम्प्रॉपर, और अगर कोई भी एक एलिमेंट भी छोड़ दोगे तो फिर प्रॉपर सबसेट होता है। तो इसी तरह रेंज वाला जो सेट होता है, रेंज जो होता है वो भी क्या होता है, कोड डोमेन का प्रॉपर या इम्प्रॉपर सबसेट ही होता है। सही है? क्या होता है, सबसेट होता है। ये सारी चीजें आपने मैट्रिक के अंदर भी पढ़ी हुई है। सही। अच्छा, तो ये तो बात हो गई फंक्शन की ना, अब इसके ऊपर टाइप्स पे आते हैं, इसकी टाइप्स के ऊपर आते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब हम बनाएंगे फंक्शंस की ना मैपिंग डायग्राम, और टाइप्स जो देखेंगे वो मैपिंग डायग्राम्स के थ्रू ही पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस।
सही। अच्छा। नंबर वन, इनटू फंक्शन। फर्स्ट टाइप कौन सी है आपके पास? इनटू फंक्शन है। मैपिंग, ये मैप डायग्राम हो क्या फंक्शन की? कॉल्ड मैपिंग डायग्राम। आप लोगों को देखो, फ्रॉम ए टू बी, एफ द नेम ऑफ फंक्शन क्या है? फ्रॉम ए टू बी है, सही है ना? इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है। एफ, सबसे पहले फंक्शन का नेम लिखा जाएगा, फिर कोलन का वर्ड यूज किया जाता है, इसका मतलब फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है, सही है। अब फंक्शन का नेम एफ है तो फिर कोलन का वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। फिर एरो, एरो से पहले लिखेंगे वो क्या होता है? डोमेन, जैसे क्या हो और जो एरो होगा, एरो जो होगा वो क्या होगा? रेंज, सही है। सॉरी, वो डोमेन, सही है। एरो की टेल पे जो होता है वो डोमेन, एरो पे होता है वो कोड डोमेन। इसका मतलब फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, सही है। इधर लिख दिया ए टी टू, वन टू थ्री। तो की जो है वो क्या है? ए पे, सही है। बी का जो है वो कहाँ पे बन रहा है? टू। सी का भी कहाँ पे बन रहा है? टू पे बन रहा है। तो इसका मतलब आपके पास जो डोमेन वाला सेट है ए, उसमें आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स है? ए बी सी। और जो आपके पास बी वाला सेट है को डोमेन, उसमें कौन से एलिमेंट है? वन टू थ्री, सही है। और जो आपके पास रेंज है, रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? देखो, ए वाला जो इनपुट है उस पे आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? वन। तो रेंज आपके पास क्या हो गई? डोमेन ए पे रेंज क्या है? वन है, तो रेंज में वन आ गया। इसी तरह बी और सी, इन दोनों डोमेन्स के ऊपर एक ही रेंज आ रही है, इन दोनों इनपुट के ऊपर एक ही आउटपुट आ रहा है, टू, सही है। तो आपके पास रेंज में सिर्फ वन और टू आएगा, क्योंकि थ्री वाले एलिमेंट जो है वो किसी भी डोमेन का, किसी भी इनपुट का जो है वो आउटपुट नहीं है, तो वो रेंज में नहीं आएगा, सही है। तो यहाँ पे हुआ क्या, आपके पास जो रेंज वाला जो सेट बना है वाले सेट के एलिमेंट्स को यूज करते हुए ही बना है। बट को डोमेन वाले सेट में एक एलिमेंट ज्यादा है और रेंज में एक एलिमेंट कम है। तो आप क्या कहोगे कि आपके पास यहाँ पे जो रेंज वाला सेट है, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट ऑफ को डोमेन। को डोमेन का या बी सबसेट का को डोमेन का ये क्या है? प्रॉपर सबसेट है। को डोमेन का ये प्रॉपर सबसेट है, सही। अगर प्रॉपर सबसेट है, हम्म, तो इसका मतलब ये कौन से टाइप का फंक्शन है? इनटू, इनटू फंक्शन। अगर आपके पास रेंज वाले एलिमेंट में, को डोमेन वाले एलिमेंट्स में से कम एक एलिमेंट भी नहीं आता है, मिनिमम अगर एक एलिमेंट भी कम है, तो वो कौन से टाइप का फंक्शन कहलाता है? इनटू, सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सेकंड, ऑनटू फंक्शन। सही है। क्वेश्चन अब आपके पास सेकंड क्या है? हमारे पास फंक्शन डिफाइंड हुआ है फ्रॉम ए टू बी, सही है। ये मैपिंग डायग्राम इसकी आ गई, ए बी सी, वन टू। फ्रॉम ए टू बी, फर्स्ट वाला ए है सेट, सेकंड वाला बी है। फ्रॉम ए टू बी फंक्शन है आपके पास। तो ए वाला सेट हो गया डोमेन का, सही है, ये आपको पता है। तो ए वाले में एलिमेंट्स है ए बी सी। बी वाला सेट को डोमेन हो गया, बी वाले सेट में है वन टू थ्री। और रेंज का सेट क्या होगा? आपके पास जो है वो ए का जो इनपुट है, मतलब ए इनपुट पे आउटपुट वन है, और बी इनपुट पे भी आउटपुट वन है, तो रेंज में एक तो वन आ गया, सही, क्योंकि दो डिफरेंट इनपुट्स पे सेम आउटपुट आ रहा है, सही है। इसी तरह सी वाला जो आपका इनपुट है उस पे क्या आउटपुट मिल रहा है? टू मिल रहा है, सही है। तो आपके पास जो है वो रेंज के अंदर भी वन और टू दोनों एलिमेंट्स आ रहे हैं। और आपके पास यहाँ पे जो है वो को डोमेन में भी कितने एलिमेंट्स है? दो, वन टू। और रेंज में भी बिल्कुल सिमिलर एलिमेंट्स है। तो आप कहोगे को डोमेन वाला और रेंज वाला, को डोमेन वाला
प्रॉपर सबसेट है। अगर ऐसा हो टाइप का फंक्शन कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। सही है। कौन से टाइप का फंक्शन कहलाता है? ऑन टू फंक्शन कहलाता है। सही। चलो, इनटू में क्या होता है? इनटू में आपके पास जो है वो कोड डोमेन में एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम एक एलिमेंट, एक से ज्यादा भी होते हैं लेकिन एक एलिमेंट ज्यादा है तो इनटू फंक्शन। कौन से सेट में? कोड डोमेन में। और अगर रेंज और कोड डोमेन में सेम एलिमेंट्स है, सही है, तो कोई भी किसी में भी ज्यादा, मतलब कोड डोमेन में ज्यादा नहीं है एलिमेंट, सेम है दोनों में, तो ऑन टू। थर्ड टाइप हमारे पास है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का एक और नेम भी होता है, बाइजेक्टिव कहते हैं इसको। इसी तरह ऑनटू को कहते हैं सरजेक्टिव। इसका भी एक और नेम है, सरजेक्टिव। यही ऑनटू होता है सरजेक्टिव फंक्शन। और वन वन फंक्शन आपके पास होता है बाइजेक्टिव। सही। अच्छा, तो इसमें आपको क्या है, फंक्शन डिफाइंड हुआ है फ्रॉम ए टू बी। ये मैपिंग डायग्राम आ गई। दिस इज फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। सही है। तो ए के अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी, बी में है आपके पास वन टू थ्री। तो आपके पास जो ए वाला सेट है दिस इज कॉल्ड एज डोमेन। इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी। बी वाला सेट है दिस इज कॉल्ड एज कोडोमेन। इसमें एलिमेंट्स है वन टू थ्री। सही है। अच्छा, वन वन फंक्शन क्या होता है? ऐसे टाइप का फंक्शन जिसमें आपके पास जो है वो हर एक डोमेन का एक यूनिक रेंज हो। सही, हर एक डोमेन की एक यूनिक रेंज हो। मतलब वन वन फंक्शन में आपके पास जो है वो रेंज भी रिपीट नहीं हो सकती। फंक्शन में हमने क्या बोला कि डोमेन तो रिपीट नहीं हो सकता लेकिन रेंज रिपीट हो जाए। सही है। दो डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर एक सिंगल रेंज आ जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन वन वन फंक्शन में ये भी मसला है। वन वन फंक्शन में रेंज भी रिपीट नहीं होगी। दो डिफरेंट डोमेन्स की एक रेंज नहीं आ सकती। हर एक डोमेन की हर एक एक न्यू, एक डिफरेंट, एक यूनिक रेंज होना जरूरी है। अगर ऐसा है किसी भी फंक्शन में, अगर ऐसा है। हम्म। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा है कि अगर आपके पास ऐसा है कि किसी भी दो डोमेन्स की सिंगल रेंज आ रही है, एक ही रेंज आ रही है, तो फिर वो वन वन फंक्शन नहीं हो। वो फंक्शन जरूर है लेकिन वो वन वन टाइप का फंक्शन नहीं है। तो वन वन जो टाइप का आपके पास फंक्शन होता है उसमें आपके पास जो है वो डोमेन, इसमें रेंज भी रिपीट नहीं होती है। हर एक डोमेन की एक यूनिक डिफरेंट रेंज होती है। सही है। अच्छा, तो अब और ये चीज भी देख लो कि वन वन होने के साथ साथ इसमें क्या है कि आपके पास को डोमेन में वन टू थ्री एलिमेंट्स है। अब रेंज का सेट बनाते हैं, रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स है। अच्छा, तो आपके पास जो ए वाला बेटा जो इनपुट है उसका रेंज, उसकी आउटपुट के बी वाले इन सी वाला जो इनपुट है उसका आउटपुट है थ्री। तो इधर क्या हो रहा है, आपके पास जो है कोडोमेन वाला जो बी वाला सेट है और रेंज वाला सेट, ये दोनों भी इक्वल है। सही है। तो वन वन फंक्शन में क्या होता है, आपके पास कोडोमेन और रेंज वाला सेट भी इक्वल होता है। तो अगर ऐसा होता है तो ऑप्शन होता है ऑन टू। सही है। तो वन वन फंक्शन बेसिकली ऑन टू भी रहा है। ऑन टू में पास क्या था ऊपर, ऑन टू में ऐसा जरूरी नहीं है डिफरेंट या यूनिक आपके पास रेंजेस हो। ऑन टू में दोनों चीजें हो सकती है। ऑन टू में डिफरेंट रेंजेस भी हो सकती है, तो अगर ऐसा हो गया तो वो वन वन भी बन जाएगा। और अगर रेंज रिपीट हो रही है तो फिर वो वन वन नहीं होगा। बट ऑन टू में क्या होता है, डोमेन, सॉरी, को डोमेन और रेंज सेम होते हैं। सही है। जो है जितने एलिमेंट्स रेंज को डोमेन में है उतने ही एलिमेंट्स रेंज में भी होंगे, और वन वन में भी ऐसा ही हो रहा है। अगर वन वन में भी ऐसा ही हो रहा है तो वो फिर बाइजेक्टिव कहलाएगा, फिर वो बाइजेक्टिव भी कहलाएगा। सही है। अच्छा, एक और टाइप है। अच्छा, टाइप नंबर फोर। इसमें आपके पास क्या है? टाइप नंबर फोर में देखते हैं क्या है हमारे पास। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए बी सी, वन टू थ्री फोर,
ए का जो डोमेन है, ए का जो आपके पास आउटपुट है वो 2 है, बी का 1 है, बी का आउटपुट 2 है, सी का आउटपुट आपके पास 4 है। सही। चलो, तो बेटा आपके पास यहाँ पे क्या है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड हुआ हुआ है। सही। हम्म। और आपके पास जो ए वाला सेट है, दिस इज कॉल्ड एज डोमेन। डोमेन में एलिमेंट्स है ए बी सी। बी वाला सेट है, दिस इज कोर डोमेन। कोर डोमेन में एलिमेंट्स है 1 2 3 4। सही। और सी आपके पास जो रेंज वाला सेट है, अगर आप देखो ए वाला जो इनपुट है उसका आउटपुट है 1, तो रेंज में 1 आ गया। बी वाले इनपुट पे आउटपुट है 2, तो 2 आ गया। सही है। इसी तरह आपके पास जो सी वाला इनपुट है उस पे क्या है, आपके पास 4 है। सही है। तो आपके पास जो सी वाला इनपुट है उसका आउटपुट क्या है, 4 है। तो रेंज में क्या है, सारे एलिमेंट्स नहीं, कोर डोमेन के 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और कोर डोमेन में कितने हैं, 4 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ कि जितने कोर डोमेन में एलिमेंट्स है, रेंज में उससे एक कम आ रहा है। तो आप कहोगे कि ये जो रेंज है, दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोर डोमेन और सेट बी। और सेट बी आपको पता है सेट है। अगर ऐसा होता है कि आपके पास जो है वो कोर डोमेन रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट हो कोर डोमेन का, तो वो कौन सा फंक्शन कहलाता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, इनटू कहलाता है। सही आता है। सही है। अच्छा, दूसरी चीज अगर आप थोड़ा गौर से देखो, हर एक डोमेन की एक यूनिक रेंज आ रही है, रेंज भी रिपीट नहीं हो रही है, डिफरेंट रेंज है। सही है। तो अगर ऐसा होता है कि हर एक डोमेन की यूनिक रेंज होती है, तो 1 1 भी होता है। सही है। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 भी है साथ में इनटू है, तो वो क्या कहलाता है, आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन। क्या कहलाता है, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन है आपके पास। सही है। सही है। तो इंजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन इनटू भी होता है, 1 1 भी होता है। सही है। और अगर फंक्शन जो है वो इनटू के साथ साथ आपके पास जो है वो, सॉरी 1 1 के साथ साथ अगर ऑन टू है, तो वो फिर सिंपली 1 1 भी आप उसको कह सकते हो, और बाय जा कह सकते हो, जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो कुछ 4 डिफरेंट टाइप्स के आपके पास फंक्शंस होते हैं। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक ऐसे ही है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस का ही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स मतलब के मैपिंग डायग्राम्स बनी हुई है। तो एक काम करते हैं, हम बुक खोल लेते हैं। सही है। हम्म। हम्म। अच्छा भाई, बुक खोल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, हाँ 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। सही है। ये बुक में ही कर लो। सही है। क्या सेट गिव हुआ है, सेट क्या है, ए बी सी। सही है। आपके पास 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से, ए बी और सी, ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। सही है। इसी तरह वाई वाला एक सेट है, जिसमें आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3। स्टेट वेदर और नॉट द रिलेशंस इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग फिगर्स आर फंक्शंस। आपसे क्या पूछ रहा है, बताओ ये जो रिलेशंस गिवन दिए हुए हैं पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, दीज आर कॉल्ड नॉट फंक्शंस है या फिर नहीं है। अब फंक्शंस फ्रॉम, सॉरी फ्रॉम एक्स टू वाई, फंक्शन को किस तरह डिफाइन किया है, फ्रॉम एक्स टू वाई। तो इसका मतलब एक्स वाला डोमेन वाला सेट होगा, और वाई वाला कोड डोमेन, और उसी में से रेंज होगी। सही है। अच्छा, तो हमसे सवाल में सिर्फ ये पूछा है कि बताओ फंक्शन है या नहीं है। सही है। हम लिखेंगे फंक्शन या फिर नॉट अ फंक्शन। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट नंबर 1 को। सही है।
पार्ट नंबर वन में क्या है बेटा, आपके पास अगर आप देखो ए इनपुट के ऊपर, तो आपके पास एक्स वाले सेट में आपके पास पार्ट वन हो, टू हो, थ्री हो। हमने क्या बोला कि अगर आपके पास जो डोमेन वाला सेट है, डोमेन वाला कौन सा सेट है, फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड हुआ है। तो एक्स, सॉरी, फ्रॉम एक्स टू वाई, नॉट ए टू बी, फ्रॉम एक्स टू वाई। फंक्शन किस तरह डिफाइन किया है, फ्रॉम एक्स टू वाई। तो जो इसमें एक्स वाला सेट है वो डोमेन वाला सेट है। डोमेन वाले सेट में तीन एलिमेंट्स है, तो फंक्शन में तीनों एलिमेंट्स यूज करने होंगे आपने, ए बी सी। तो तीनों एलिमेंट्स के आउटपुट होने चाहिए। अगर हम पार्ट वन में देखें, तो ए वाले जो इनपुट है उसका आउटपुट तो वन है, सी वाला जो इनपुट है उसका आउटपुट टू है, बट बी वाले एलिमेंट का, बी वाले इनपुट का कोई भी आउटपुट जो है वो मैपिंग डायग्राम के ऊपर मार्क नहीं हुआ हुआ। तो इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर जो है वो, मतलब आपके पास, सॉरी, एडिशन के अंदर जो है वो इसने क्या कहते हैं, डोमेन के सारे एलिमेंट्स यूज नहीं किए। सारे एलिमेंट्स इनपुट के तौर पे, डोमेन के तौर पे यूज करके उनकी रेंजेस फाइंड नहीं की, रेंजेस नहीं निकाली है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, नॉट अ फंक्शन। सही है। तो फंक्शन होने की सबसे पहली शर्त क्या है कि डोमेन वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे यूज होने चाहिए। उन सारे एलिमेंट्स का जो है वो आउटपुट होना चाहिए। सही है। अच्छा, पार्ट टू में क्या है आपके पास, ए बी सी। देखो, ए बी सी तीन डोमेन्स है, तीनों डोमेन्स यूज हो रहे हैं, डोमेन्स के तीनों एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। सही है। ए की क्या है रेंज आपके पास, अगर थोड़ा गौर से देखो, ए की क्या है, ए जो डोमेन है उसकी रेंज क्या आ रही है, टू आ रही है। सही है। लेकिन जो बी वाला डोमेन है उसकी दो रेंजेस दिखा रहा है, वन और डोमेन दो मन के अंदर कभी भी रिपीट, तो एक ही डोमेन पे दो डिफरेंट रेंजेस। सही है। आपके पास जो एक्स की वैल्यू है, फिनिश के डोमेन डिफरेंट चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे नहीं है, नॉट अ फंक्शन लिख लो इधर भी। सही है। सही, चलो नेक्स्ट। पार्ट थर्ड में आपके पास क्या है, ए वाला जो डोमेन है, ए वाला इनपुट है, उसका आउटपुट आ रहा है टू, बी वाला डोमेन, बी वाले इनपुट का आउटपुट थ्री, सी वाले डोमेन का आउटपुट टू। तो आपके पास क्या है, हर एक डोमेन, आपके पास क्या है, हर एक डोमेन वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे यूज किए जा रहे हैं। सही है। और क्या कहते हैं कि डोमेन की वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही, हर एक डोमेन का एक, क्या कहते हैं, कह सकते हो कि आप, ऐसा नहीं है कि किसी भी डोमेन की दो रेंजेस होती है। हम्म। तो एक रहा है, हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है, रिपीट हो जाए कोई मसला नहीं है। तो क्या हुआ, पहली डेफिनेशन भी फुलफिल हो रही है फंक्शन होने की, कि अगर डोमेन में तीन एलिमेंट्स है तो तीनों यूज होने चाहिए, वो भी यूज हो रहा है। और डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, डोमेन तीनों एक एक मर्तबा आ रहा है, डोमेन रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये पार्ट सी, थर्ड क्या है आपके पास, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन। सही है। तो थर्ड वाला फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड वाला फंक्शन नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंजेक्टिव, सरजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव। पूछ रहा है आपसे, बताओ कि कौन सा फंक्शन इसमें से इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है। सही है। इंजेक्टिव बाइजेक्टिव हमें पता है, सरजेक्टिव ऑन टू कहते हैं। सही है। जो फंक्शन ऑन टू होगा वो सरजेक्टिव कहलाएगा। सही है। अच्छा, पहले आ जाते हैं पार्ट वन के अंदर। पार्ट वन में आप देखो, आपके पास जो है वो फंक्शन F1 F2 फंक्शन के नेम रखे हुए, F1 से लेके F6 तक, क्योंकि डिफरेंट पार्ट, सिक्स पार्ट्स है। सही है। हाँ। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है, अब देखो आपके पास जो एरो एरो का हेड है वो वाई पे है, तो इसका मतलब वाई क्या है, कोडोमेन या रेंज। सही है, कोडोमेन और रेंज। और एक्स क्या है, हाँ, टेल पे है। सही है, एरो के, तो दिस इज कॉल्ड एज डोमेन। सही है, ये डोमेन का सेट है। सही है। अच्छा, तो आप देखो 2 5 8, इन टू आपके पास डोमेन पे उसका आउटपुट कितना है, रेंज कितनी है, वन। फाइव डोमेन है तो रेंज है टू, एट डोमेन है तो रेंज है थ्री। हर एक डोमेन की एक यूनिक रेंज है। सही है। सही है। और आपके पास जो है उनमें भी तीन एलिमेंट्स है और रेंज में भी तीन एलिमेंट्स है, तो को डोमेन और रेंज में सेम एलिमेंट्स है। सही है। तो आपके पास ये कौन से टाइप का फंक्शन हो गया, वन वन। सही है ना, क्योंकि हर एक डोमेन की यूनिक रेंज है। सही है, हर एक डोमेन की डिफरेंट रेंज है, रेंज रिपीट नहीं हो रही। डोमेन तो हो ही नहीं सकते फंक्शन में, तो रेंज भी रिपीट नहीं हो रही, तो ये क्या कहलाता है, वन वन। और अगर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, को डोमेन और रेंज में भी एलिमेंट्स की क्वांटिटी सेम हो जाए तो फिर वो बाइजेक्टिव कहला जाते हैं। सही है। तो ये कौन से टाइप का फंक्शन है, नंबर वन, बाइजेक्टिव।
पार्ट टू में भी क्या है आपके पास 2582। डोमेन की रेंज है -3, 5 की रेंज है आपके पास, 5 की रेंज क्या है, 1 है। सही है। 8 की रेंज है 9। सही है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, हर एक डोमेन का यूनिक रेंज है। सही है? हर एक डोमेन की डिफरेंट रेंज है। हाँ, सेम रेंज नहीं है। तो ये आपके पास 1 1 हो गया पहली चीज। दूसरा, आपके पास अगर देखो कोर डोमेन में 4 एलिमेंट्स है बट रेंज में 3 एलिमेंट्स आएंगे, -3, 1 और 9, लेकिन कोर डोमेन में 2 ही आएगा। इसका मतलब कोर डोमेन में एक एलिमेंट ज्यादा है, तो ये इनटू भी हो गया। इनटू भी हो, 1 1 भी हो, तो ये कहलाता है इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये कौन सा है, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव। सही है। चलो, पार्ट नंबर थर्ड में आपके पास क्या है, 1 2 3। हाँ, 1 वाले डोमेन की रेंज 3 है, 2 वाले डोमेन की रेंज 4 है, और 3 वाले डोमेन की रेंज भी 3 है। सही है। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 और 3 ये दो डिफरेंट डोमेन्स की एक ही रेंज आ रही है, तो ये 1 1 नहीं है, ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। तो ये कौन से टाइप का फंक्शन है, अगर आप देखो आपके पास कोर डोमेन में 2 एलिमेंट्स है, 3 4, और रेंज में भी आपके पास 2 ही एलिमेंट्स है, 3 और 4। तो ये हो गया आपके पास ऑन टू, और ऑन टू को क्या कहते हैं, सरजेक्टिव। तो हम सरजेक्टिव लिखेंगे, क्योंकि इसने हमें 3 ऑप्शन दिए, या तो इंजेक्टिव लिखो, बताओ कौन सा इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव या सरजेक्टिव। सही है। चलो, पार्ट नंबर 4 के अंदर आपके पास क्या है, 2 4 5 7 8 9। अगर आप देखो, 2 वाले डोमेन का जो रेंज है वो 7 है, 4 वाली डोमेन का जो रेंज है वो 9 है, 5 वाले डोमेन का जो रेंज है वो 8 है। सही है। तो हर एक डोमेन की एक यूनिक रेंज है, डिफरेंट रेंज है। सही है, रेंज रिपीट नहीं हो रही, और कोर डोमेन और रेंज में सेम एलिमेंट्स है। सही है। तो ये बाइजेक्टिव कहलाएगा आपके पास। सही। अच्छा, इसी तरह पार्ट 5 में आ जाते हैं। पार्ट 5 में भी आपके पास ऐसे ही है कि ए की डोमेन टू, ए जो डोमेन है उसकी रेंज 2 है, बी डोमेन की रेंज 1 है, थ्री डोमेन, सी वाले डोमेन की रेंज 3 है। सही है। तो हर एक डोमेन की एक यूनिक पास जो है वो कोर डोमेन में 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, और रेंज में 1 2 3 आ रहे हैं, 4 नहीं आ रहा। तो कोर डोमेन में एक एलिमेंट ज्यादा है। सही है। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, इंजेक्टिव, क्योंकि ये इनटू भी है और 1 1 भी है, तो इंजेक्टिव हो गया। सही है। चलो, लास्ट पार्ट में आपके पास क्या है, ए डोमेन की रेंज 1 है, बी डोमेन की रेंज 2 है, सी डोमेन की रेंज 3 है, और डी डोमेन की रेंज भी क्या है, 3 है। सही है। तो आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे, हर एक डोमेन की जो है वो यूनिक रेंज नहीं है। सही है। सी और डी की सेम रेंज है। सही है, यूनिक रेंज नहीं है, तो ये आपके पास बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। सही है। अच्छा, अब या तो ये इंजेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, लेकिन ये इंजेक्टिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंजेक्टिव होने के लिए भी जरूरी है कि हर एक डोमेन की यूनिक रेंज हो, 1 1 होना जरूरी है। सही है। तो यहाँ पे आपके पास हो क्या रहा है, ये सब्जेक्टिव है। कैसे, क्योंकि कोर डोमेन में भी 3 एलिमेंट्स है और रेंज में भी 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सरजेक्टिव। क्योंकि अगर आपके पास कोर डोमेन का सेट और रेंज के सेट सेम होता है बिल्कुल, तो वो सरजेक्टिव हो जाता है। टिव। और अगर साथ में 1 1 भी हो, हर एक डोमेन की, एक क्या कहते हैं, यूनिक रेंज हो, तो फिर वो बाइजेक्टिव हो जाता है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो ये 2 क्वेश्चंस थे जो मैपिंग डायग्राम से रिलेटेड थे, जिसमें हमने फंक्शंस की टाइप्स बतानी थी, या ये बताना था ये फंक्शन है या नहीं है, वो हमने कर लिया। चलो, अब हम क्वेश्चन नंबर से आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें देख लो बेटा, कुछ भी पूछना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, इफ फंक्शन फंक्शन डिफाइंड हुआ हुआ है, एफ ऐसे लिखा हुआ है, फंक्शन एफ कोलन का मतलब डिफाइंड, जेड, और फिर एरो और आर। सही है। तो ये फंक्शन को डिफाइन किया है इसने, जेड का क्या मतलब है। अच्छा, अब देखो ये एरो, एरो की टेल पे जेड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डोमेन का सेट होगा। जेड मतलब इंटीजर, डोमेन किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। सही है। डोमेन किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, डोमेन इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, और ये क्या लिखा हुआ है क्या कहते हैं, हेड पे जो है वो क्या होता है, रेंज होती है। रेंज में लिखा हुआ है आर, तो रेंज, इसका मतलब आर का मतलब है रियल, और रेंज किससे बिलोंग कर रही है, रियल नंबर से। सही है। अच्छा, फंक्शन डिफाइन करो भाई, डिफाइन कर दिया आगे, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू x³ + 1, फाइंड द फॉलोइंग इफ पॉसिबल, ये सारी वैल्यूज निकालो। सही है, अगर पॉसिबल है। पार्ट नंबर 1, F0।
सही। पार्ट नंबर 2, F5। सही। पार्ट नंबर 3, 3/4, F3/4। सही। अच्छा, तो आपके पास बेटा जो ब्रैकेट के अंदर एफ के साथ फंक्शन की नेम के साथ जो ब्रैकेट में लिखा होता है, दिस इज कॉल्ड एज डोमेन। ये डोमेन होता है। सही है। दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड एज इनपुट। तो इस फंक्शन में हमने इनपुट देना है और फंक्शन हमें क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। सही है। हम जैसे ही इनपुट की वैल्यू पुट करेंगे, सही है, पार्ट वन में बोल रहा है एफ ब्रैकेट में लिख दिया 0, तो इसका मतलब इनपुट कितना है, 0। एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है 0, इनपुट देना है 0, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। सही है। अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है, जो आपके पास डोमेन है, जो इनपुट है, वो z मतलब इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो 0 इंटीजर में आता है, यस। तो हमने क्या करना है, फंक्शन के अंदर x की जगह पे क्या पुट करना है, 0। एफ एक्स की जगह पे 0 इक्वल टू 0 उसका क्यूब प्लस 1। 0 का क्यूब 0 प्लस 1, 1 आंसर आ गया। F0 क्या आ गया, 1। इनपुट हमने 0 दिया, आउटपुट हमें 1 मिल गया। सही है। चलो नेक्स्ट। अब हम x की जगह पे 5 पुट करेंगे, देखेंगे 5 इंटीजर में आता है, यस 5 इंटीजर है। तो एफ एक्स की जगह पे 5 इक्वल टू 5 उसका क्यूब प्लस 1। 5 का क्यूब 125 प्लस 1 कर देंगे, तो आंसर आ गया 126। तो F5 आ गया आपके, कितना मिल गया, 126। अच्छा, अब पार्ट थर्ड के अंदर आपके पास क्या है, एक्स की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है, 3/4। इनपुट है 3/4। तो इसने लिखा है इनपुट इंटीजर होना चाहिए। 3/4 इंटीजर होता है, इंटीजर में डेसिमल्स और फ्रैक्शंस नहीं आते। तो आपने जो ये एक्स की वैल्यू 3/4 है, दिस इज नॉट एन इंटीजर, दिस इज नॉट एन इंटीजर। सही है। तो इसने इसीलिए तो लिखा था, फाइंड द फॉलोइंग इफ पॉसिबल, इन सारी चीजों की वैल्यूज निकालो अगर पॉसिबल है इंटीजर। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। सही है। अब देखो इसने क्या बोला है कि जो आपके पास डोमेन देना है, आपने इनपुट देना है, वो इंटीजर हो, लेकिन जो आउटपुट मिलेगा आपको वो रियल नंबर मिलेगा। आउटपुट आउटपुट में मसला नहीं है। हाँ, अगर इमेजनरी आउटपुट आ रहा हो तो फिर आप बोलोगे कि ये गलत है। सही है। तो यहाँ पे आपके पास जो एक्स की वैल्यू है पार्ट नंबर 3 में, वो इसने 3/4 रखी है। 3/4 इंटीजर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हमने लिख दिया नॉट पॉसिबल। सही है। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट है हमारे पास, F-2। तो एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, -2। -2 इंटीजर है, यस नेगेटिव इंटीजर है बट इंटीजर है। तो हम एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -2 फंक्शन में। एक्स की जगह पे -2 आ गया, इक्वल टू एक्स की वैल्यू -2 उसका क्यूब प्लस 1। तो -2 का क्यूब करोगे तो माइनस का क्यूब, माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो माइनस आएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 1। तो -8 प्लस 1 कितना हो गया, -7। आपने फंक्शन में इनपुट दिया -2, -2 मतलब आपने इनपुट -2 दिया, नेगेटिव इंटीजर, आपको आउटपुट भी क्या मिल गया, नेगेटिव इंटीजर -7 मिल गया। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ एफ एक्स फंक्शन गिवन दिया हुआ है, एक्स क्यूब, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। सही। अभी तक इसने कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया कि फंक्शन का इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, नहीं, कोई पाबंदी नहीं लगाई है। तो मतलब इनपुट में कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है, रियल नंबर, इमेजनरी नंबर, आउटपुट में भी कोई भी वैल्यूज आ सकती है। सही है। सिर्फ फंक्शन डिफाइन कर दिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और आगे बोल रहे फाइंड द वैल्यूज ऑफ। सही है। पार्ट वन में है F2, पार्ट टू में है F-10, पार्ट थ्री में है F1/2। सही है। तो आ जाओ, सबसे पहले एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे 2। तो एफ एक्स की वैल्यू 2 इक्वल टू 2 उसका क्यूब। तो 2 क्यूब कितना होता है, 8 हो गया। तो हमने इनपुट दिया 2 और हमें आउटपुट मिल गया 8। फिर हमने एक्स की वैल्यू पुट करनी है -10। तो एफ एक्स की जगह -10 इक्वल टू एक्स की वैल्यू -10 उसका क्यूब। तो हमने इनपुट -10 दिया और हमें आउटपुट मिल जाएगा, -10 का क्यूब करोगे कैलकुलेटर से, -1000 आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करेंगे, इनपुट हम देंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1/2। एफ एक्स की जगह पे 1/2 इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1/2 उसका क्यूब। तो हमने इनपुट दिया 1/2, हमें आउटपुट मिल गया 1 का क्यूब 1 डिवाइड में 2 का क्यूब 8। सही है। चलो पार्ट नंबर 4।
पार्ट 4 है F5A। पार्ट 4 में बोल रहा है इनपुट देना है 5A। तो हमने x की वैल्यू पुट करनी है 5A। तो x की जगह पे 5A इक्वल टू x की वैल्यू 5A उसका क्यूब। सही है। 5 का क्यूब करोगे क्या आ जाएगा बेटा? 5 का क्यूब 125 और a का क्यूब a क्यूब हो गया। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में क्या है? F(a/3). तो आपने इनपुट क्या देना है? F(a/3). तो इनपुट है x की वैल्यू हमने पुट करनी है a/3। सही है। तो हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब। तो मैंने लिखा f(x) की जगह पे a/3 इक्वल टू x की जगह पे a/3 और उसका क्यूब। तो a का क्यूब कर दो, a का क्यूब a क्यूब हो गया, डिवाइड में 3 का क्यूब करेंगे 27। तो हमने इनपुट दिया a/3, हमें आउटपुट मिल गया a³ / 27। सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास? फंक्शन डिफाइंड हुआ है। सही है। गिवन दैट f बिलोंग्स टू, फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है r-r। सही है, एरो आर। तो ये जो एरो से पहले लिखा होता है ये डोमेन, एरो के बाद मतलब एरो का जो हेड पे होता है रेंज, एरो के टेल पे होता है डोमेन। तो डोमेन भी रियल नंबर है, आर का मतलब रियल नंबर, ये डोमेन है। डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी क्या है? रियल नंबर। दोनों ही रियल है। सही है। ये भी आपके पास रियल है। दोनों रियल है, डोमेन भी और रेंज भी। हम्म। सही है। चलो आ जाओ पुट करते हैं। आगे फंक्शन डिफाइन कर रहा है, डिफाइंड बाय f(x). फंक्शन क्या डिफाइन हुआ है? f(x) इक्वल टू x²। सही है। फाइंड, पार्ट 1 में क्या बोल रहा है? फाइंड करना है आपने f5+h माइनस f5/h, इसकी वैल्यू निकालनी है। सही है। हम्म। सही है। चलो आ जाओ। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है? F5+h। तो इसके लिए हमने x की जगह पे क्या पुट कर दिया बेटा? ये पूरा x है, ब्रैकेट में जो रखा हुआ है, जो वैल्यू लिख दी, दिस इज कॉल्ड एज x। तो सबसे पहले हम x की जगह पे पुट करेंगे 5+h। सही। हम्म। तो जैसे ही फंक्शन में x की जगह पे मैंने 5+h पुट किया, तो f5+h की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू x की वैल्यू 5+h उसका होल स्क्वायर। सही है। तो ये हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन कर दो। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास? हम्म। a², a की वैल्यू है 5 उसका स्क्वायर, +2 a की वैल्यू 5, b की वैल्यू h, प्लस b की वैल्यू h और उसके ऊपर स्क्वायर। तो 25 प्लस 2 5, 2 मल्टीप्लाई 5 10 h प्लस h स्क्वायर। सही है। तो ये तो निकल गई f 5+h की वैल्यू। अब हमने क्या रखनी है? x की जगह पे 5 पुट करना है। तो पुट x इक्वल टू 5। तो x की जगह पे 5 पुट कर देते हैं। तो f(x), x की जगह पे 5 आ गया इक्वल टू x² बस मीन्स 5²। तो आंसर कितना आ गया? 25। फिर इसके बाद हम x की क्या वैल्यू पुट करेंगे? पुट x इक्वल टू, अच्छा फिर और पुट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिख रहा है f5+h। तो पहले तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी। f5+h की क्या वैल्यू है? 25 प्लस 10h प्लस h², फिर माइनस f5। f5 की क्या वैल्यू है? 25/h। तो प्लस का 25 माइनस का 25 कैंसिल हो गया। न्यूमिनेटर में सिर्फ दो टर्म्स है, इन दोनों से h कॉमन आ गया, बचा क्या? 10+h, या h+10 लिख लो, बात एक ही है। और डिवाइड में h, तो ये h से h भी कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? 10+h या फिर h+10। तो इसने हमें जो पार्ट 1 के अंदर जो वैल्यू निकालने को बोली थी उसकी वैल्यू आ गई है, उसका आंसर आ रहा है 10+h। सही है। अच्छा। इसी तरह बेटा इसका जो है वो सेकंड पार्ट करते हैं, आओ। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास? f(a+h माइनस f(a/h)। सही है। अच्छा। तो फंक्शन वही है हमारे पास। फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ है? पार्ट 1 क्वेश्चन में क्या डिफाइन किया हुआ था? f(x) किसके बराबर है? x² के। f(x) इक्वल टू x²। फंक्शन सेम है, फंक्शन में किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है। बट वैल्यू किसकी निकालनी है? f(a+h माइनस f(a/h)। तो सबसे पहले हम फंक्शन जो हमारे पास f है उधर x
की जगह पे हम पुट करेंगे ये ए प्लस एच, ये पूरा एक्स है, सही है, ए प्लस एच। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई ए प्लस एच इक्वल टू एक्स की वैल्यू ए प्लस एच और उसका स्क्वायर। तो ए प्लस एच का होल स्क्वायर आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बस सिंपल है, जो पार्ट वन और पार्ट टू में फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे 5 लिखा हुआ था, यहाँ पे 5 की जगह पे ए लिखा हुआ है, बाकी कोई फर्क नहीं है, सही है। तो ए प्लस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ए, ये ए है और ये एच क्या है, बी है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस टू, ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू एच, प्लस बी की वैल्यू एच उसका स्क्वायर, सही है। तो ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस टू ए एच प्लस एच स्क्वायर, सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पुट करना है, एक्स की जगह पे ए पुट करना है। तो एफ एक्स की जगह पे ए इक्वल टू एक्स की जगह पे ए और उसके ऊपर स्क्वायर, सही है। फिर हमने वैल्यू निकालनी है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच की वैल्यू आई है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस टू ए एच प्लस एच स्क्वायर, फिर माइनस एफ ए की वैल्यू है ए स्क्वायर ओवर एच। तो प्लस का वन ए स्क्वायर माइनस का वन ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर दो टर्म्स है, इन दोनों से एच कॉमन आ गया, क्या बचा टू ए प्लस एच, और नीचे भी एच है तो एच से एच कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया, टू ए प्लस एच। दिस इज द आंसर ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ पार्ट नंबर टू। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है, सही है। तो आज जो है वो हम यहीं तक रखेंगे, फिर इंशाल्लाह कल वाली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को।